जय हिंद एवरीवन। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 1947 के वॉर के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब है 1962 वॉर की बारी, और ये भारत का पहला वॉर है चाइना के साथ देखा जाए तो, और पहला वॉर है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि इंडिया जिस जगह पे, जिस लोकेशंस पे चाहता था कि वो कैप्चर हो जाए या इंडिया को लॉस ना करना पड़े, वो हो गई थी। कौन सी जगह है थी, क्या वो बॉर्डर है, किस तरह की चीजें हुई, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एरिया है। ये है अक्साई चीन, जो कि आज की डेट में चाइना के अंडर में आता है, यानी कि यहाँ पे चाइना का शासन है। और इधर है मैकमोहन लाइन, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जिसको क्लेम करता है चाइना, लेकिन यहाँ पे शासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आज भी करता है भारत। दो इलाके हैं, दो जगह हैं जो डिस्प्यूटेड है, और 1962 के जो वॉर था उसमें ये दो ही बहुत बड़े मुद्दे थे। ठीक है, अब एक है अक्साई चीन और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया। अब भारत को दो लाइनों, दो बॉर्डर्स ऐसे हैं भारत के जो चाइना से देखा जाए तो वहां पे लाइन बनाते हैं। इस वाले को कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये आप सबको याद रखना है कि भारत का और चीन का जो बॉर्डर है उसकी जो लाइन है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अक्साई चीन के साथ में है, यहाँ पे हमारी इंडियन मिलिट्री हमेशा स्टैंड ऑफ पे रहती है। थोड़े थोड़े इश्यूज होते रहते हैं कि यहाँ पे तो चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं, बट यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, थोड़े थोड़े डिस्प्यूट्स जो आप देखते सुनते होंगे न्यूज़ में, वो यहाँ के होते हैं। तो एक तो हो गया मैकमोहन लाइन, किसके, भारत के और चाइना के बीच में। दूसरी है लाइन ऑफ कंट्रोल। इंपॉर्टेंट क्या है, मैकमोहन लाइन का कौन सा एरिया होता है, अरुणाचल प्रदेश वाला होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये वाला, यानी कि जम्मू कश्मीर का भी है, थोड़ा बहुत हिमाचल का भी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है 1963 में पाकिस्तान ने थोड़ा सा पार्ट इसका जो है वो किसको दे दिया था, चाइना को। लेकिन ये है किसका, इंडिया का, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसका पार्ट है, लद्दाख किसका पार्ट है, वो है इंडिया का पार्ट। बट क्योंकि 1963 में पाकिस्तान ने थोड़ी सी जो जगह थी उसका क्लेम किसको दे दिया था, चाइना को। आप इस पिक्चर में और थोड़ा अच्छे से देख सकते हो, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। यहाँ पे है तिब्बत वाली चीज। अच्छा, ये तिब्बत एक कंट्री है अपने आप में, लेकिन इसको चाइना क्लेम करता है, यहाँ पे वो रूल करना चाहता है क्योंकि चाइना की पॉलिसी है एक्सपेंशन वाली। ठीक है, इसको लेकर के बहुत सारी चीजें हुई है, हिस्ट्री में भी हुई है, अभी भी होती रहती है। इसके एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि 1962 में जो वॉर हुआ था उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन था दलाई लामा को इंडिया में जगह देना बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1949 में चाइना में भी जो सिविल वॉर था वो एंड हुआ था। तो यानी कि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था दोनों की जो इंडिपेंडेंस है। बट आज अगर देखा जाए तो चाइना अपने आप में बहुत डेवलप्ड है, वो डेवलप्ड कंट्री है, और इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग ही है। तो बहुत साल तो नहीं हुआ है, 2 साल का ही तो डिफरेंस है, इवन हमसे बाद में हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, वहाँ की जो चीज़ें रही हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देके बता सकती हूँ, बहुत सारे कारण हैं, एक मैं आपको बताती हूँ। आज भी भारत के जो स्कूल हैं वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, किसके बारे में पढ़ाया जाता है आप सबको पता है? इंडिया में किस किस ने रूल करा, चाहे ब्रिटिशर्स हों चाहे मुगल्स हों, इनके बारे में आज भी पढ़ाया जाता है। लेकिन चाइना में जैसे ही वहाँ का सिविल वॉर एंड हुआ, सारी जो उनकी चीज़ें थी, भले वो इमारत हो, सड़कें हों, कुछ भी हो, आज तक कभी किसी बच्चे को, 1949 के जो बच्चे हैं उनको, किसी बच्चे को नहीं पता कि चाइना के ऊपर कभी किसी का रूल रहा है। ना किताबों में पढ़ाया जाता है, ना बताया जाता है, लेकिन इंडिया में उन्हीं चीज़ों को ग्लोरीफाई करा जाता है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे फिर वो मुगल्स हो। तो एक कारण तो ये भी है कि इंडिया बहुत लंबे टाइम तक उन्हीं चीज़ों को क्लेम करके, अब देखिए हमने तो अपनी जो यहाँ की जो लैंग्वेज है, ठीक है, हम तो इसके बिना अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन चाइना में अब देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फॉरेनर्स से ही लेते हैं, हमारा ट्रेड हो, हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़, इवन हम जॉब करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं। खैर बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे उसको लेकर के, बट इंपॉर्टेंट जो था वो मैं ये बताना चाहती कि भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए, देखा जाए तो चाइना बाद में आज़ाद हुआ था और इंडिया पहले। तो लेकिन आज भी हम कहाँ पे है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1947-48 के युद्ध के बाद में। 1962 में जो इंडिया का और चाइना का युद्ध हुआ, इसकी जो नींव रखी गई थी वो कैसे रखी गई थी, तो आप सबने सुना होगा कि एक नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंस के बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे।
हिंदी चीनी भाई भाई के नाम से, और आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी। अगर हिंदी चीनी भाई भाई थे, फिर एक इतने बड़े लेवल का युद्ध हुआ क्यों, और भारत में उसकी हार क्यों हुई? तो इसको अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, तो चाइना को ये डर था कि इंडिया जो है वो तिब्बत को क्लेम करेगा, तिब्बत को वो एनेक्स करना चाहते थे, वहाँ पे अपने पावर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहते थे, और भारत इस चीज़ के खिलाफ था। वो कह देते थे, लेटर भी दे दिए थे जब उन्होंने वहाँ पर आकर के चीज़ें क्लेम करी। अब फिर भारत जो है, भारत की एक बहुत बड़ी गलती भी रही थी, वो खैर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से समझा देती हूँ। अच्छा, जैसे ही आपने सीनो देखा होगा, आप बोलोगे मैम हम तो चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये सीनो क्यों कह रहे हो? क्योंकि चाइना में रहने वाले लोगों को हम सीनो कहते हैं। जैसे कि इंडिया में रहने वालों को, यानी कि जो इंडिया के लोग होते हैं उनको हम इंडियन कहते हैं, रशिया वालों को रशियन कहते हैं, यूएसए वालों को अमेरिकन कहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं। खैर, आप सबको पता होगा कि यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। और जो आज के टाइम का रशिया है, वो पहले यूएसएसआर था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आगे जाके के डिटेल में बता दूंगी। यूएसएसआर, चलो भी बता देती हूँ। यूएसएसआर बहुत सारे नेशंस को मिला करके था, वो कंप्लीट जो नाम था वो यूएसएसआर था। बाद में बहुत सारे देश जो है वो छोटे छोटे जो देश थे, कुछ देश अलग हो गए हैं, फिर बाद में उसको जो रहा है उसको हमने रशिया बोलना स्टार्ट कर दिया, वो अपने आप को रशिया क्लेम करता है। ठीक है, तो इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को। कौन से पे मैंने बताया था? लद्दाख पे। ठीक है, लद्दाख का कौन सा? अक्साई चीन वाला एरिया और मैकमोहन। एक साथ किए गए आक्रमणों के साथ भारत चीन युद्ध शुरू हुआ, एक साथ क्लेम करा था। जो दोनों भी मैंने बॉर्डर लाइन सबको एक्सप्लेन करी थी, उन दोनों पे साथ में उन्होंने अटैक करा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप सबको फौजी बनने के नाते आपको पता होनी चाहिए, आपको पता है इस युद्ध में हमारी जो सेना है वो कभी तैयार ही नहीं थी लड़ाई के लिए, क्योंकि भारत ने नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो कभी भारत तैयार ही नहीं था कि चाइना के साथ उनकी कोई लड़ाई हो सकती है। इसी वजह से क्या था कि भारत के 20,000 20,000 फौजी चाइना के 80,000 फौजियों से लड़े थे। 20,000 थे, भारत के कितने थे? 20,000 थे। और ना तो भारत ने, ना तो चाइना ने, ना एयरफोर्स का यूज करा था, ना ही नेवी का यूज करा था, बल्कि उस टाइम पे अगर देखा जाए तो भारत का एयरफोर्स और नेवी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन अगर भारत उस वक्त एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल कर लेता तो ये जो युद्ध था वो बहुत बड़े लेवल तक हो जाता, इंटरनेशनल तक पहुंच जाती चीजें। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर एक डर था कि हम 1947 में ही तो आज़ाद हुए हैं, तो अभी हम इकोनॉमिकली, हम फाइनेंशियली, हमारा जो देश है वो इतना सक्षम नहीं है कि हम एक बहुत बड़े लेवल का जो युद्ध है उसे हम अफोर्ड कर सके। तो इंडिया उस वक्त डिफेंसिव होके खेल रहा था, मतलब खेल नहीं रहा था, इंडिया डिफेंड करना चाहता था कि जो छोटे मोटे मुद्दे हैं ये शायद बिना बड़ा युद्ध बनाए, ठीक है, ये सॉल्व हो जाए। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। बाद में भी हमें बहुत सारी जानें गंवानी पड़ी। 4 से 5 हज़ार सोल्जर्स थे जो घायल हुए थे, 30,000 सोल्जर्स घायल हुए थे, और 2,000 की डेथ हो गई थी, 1,000 की डेथ हो गई थी। ये लॉस हुआ तो हुआ। आज तक क्या है, हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो जगह है, हमारे जो भारत का पार्ट है, अक्साई चीन हो या फिर जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, वहाँ पे आज तक हमारे जो शहीद होते हैं फौजी, और अभी भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, बहुत सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डैमेज हो जाता है। और देखा जाए लॉन्ग टर्म में हमारी जो इमेज है क्या है, वो ये है कि हमारा जो देश है वो हार गया है। आप सबको पता होगा कि आज तक भारत ने कभी भी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं करी है, कभी भी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं करी है। हमारे ऊपर अटैक होते हैं, हम बस उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि भारत ने खुद से, अगर भले ही अगर आपने देखा हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर हम उनके लिए रिटेलिएट भी कर रहे हैं, तो जब वो कोई बड़ा कदम उठा देते हैं, वो चाहे पहलगाम का अटैक हो, उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर हो, उरी अटैक हो, उसके बाद इंडिया ने करा, 2019 में जो सोल्जर्स की डेथ हुई थी उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी। ठीक है, तो इंडिया कभी भी खुद से कुछ नहीं करता है। अब इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं देखा जाए तो, बट विद टाइम इंडिया की जो पॉलिसी है वो बदलती जा रही है। हम डिफेंसिव होने के साथ हम जो नुकसान होता है, जो हमें पहुंचाया गया, उसके हम दुगना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो चीज़ सही भी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने देश को बचा के रखना है, इसके लिए आपका जो देश का जो मिलिट्री पावर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और यही कारण था कि 1962 के टाइम पे भारत की मिलिट्री पावर उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और एक बहुत बड़ा कारण था कि जो लोकेशन थी चाइना की या जो तिब्बत की, जो जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, वो इतनी ऊंची थी कि वहाँ पे आसानी से कोई भी सोल्जर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो युद्ध था, इसमें देखिए, अभी आप सबको पता होगा कि आर्मी सर्विस कोर एक कोर होती है, उसका काम होता है खाना पहुंचाने का। ठीक है, तो अब इतनी ऊंचाई पे खाना पहुंचाने के लिए अब तो रोड्स है, खैर
उस वक्त ना तो रोड्स थे और भारत रोड्स बनाना भी नहीं चाहता था, इस डर से कि अगर चाइना को ये रोड्स मिल जाएंगे तो इजीली भारत पे हमला कर सकता है। अब खैर बना रही है, बीआरओ को टेंडर दे दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना रही है रोड, लेकिन पहले रोड्स नहीं थी। तो हम एयरफोर्स और नेवी की हमने हेल्प ली नहीं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो फौजी हैं, उनको जाने में बहुत मुसीबत हो रही थी, बट फिर भी बहुत लार्ज अमाउंट में वो गए थे। ना तो उनके पास ठीक से खाना पहुंच पाता था और ना ही उनके पास वो कपड़े थे। देखिए आप जिस ठंड में रहते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स में, और व्हाइट कलर के कपड़े पहन के रखते हैं वो कपड़े के, खैर उसमें कि आपको ठंड ना लगे, ठंड से बचने के लिए ना उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास जूते थे, ना उनके पास हथियार थे। मैंने बताया था जो आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं होती है, जो एम्यूनिशंस होते हैं, जो वीपन्स होते हैं, वो थे ही नहीं उनके पास में, तो वो कैसे लड़ाई लड़ लेते। इवन हमारे पास इतने सोल्जर्स भी नहीं थे उस टाइम पे, थे लेकिन वो यहाँ पे इस चीज के लिए हम कभी रेडी नहीं थे कि लड़ाई हो जाएगी, तो स्टैंड ऑफ पे नहीं थे। अब तो बहुत सारे होते हैं हर जगह पे, भारत के चाहे फौजी हो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वी आर ऑलवेज रेडी, कुछ भी हो जाएगा वो हमेशा वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। खैर अभी भी अगर आपने एक न्यूज सुनी हो कि सेना में फौजियों की कमी है, ऑफिसर्स की भी कमी है, सोल्जर्स की भी कमी है, हर साल वैकेंसीज निकलती भी है इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो एक कारण ये था कि बहुत ऊंचाई पे था। हिमालय सीमा विवाद युद्ध का मुख्य बहाना था। अब देखिए देखा जाए तो ये सीमा का जो विवाद था वो मुख्य बहाना था। लद्दाख, कश्मीर में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में अपना दावा करता था। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, तो आई नॉट रिवील इट, बट सुबह में ऐसी कुछ हुआ कि उन्होंने स्टोरी लगाई थी कि वो तवांग में है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि तवांग में नेटवर्क आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ पहले नहीं होता था बट अब होता है ना, यहाँ पे हर सिम चलता है, चाहे एयरटेल हो, वीआई का हो, या फिर कोई और सा उन्होंने नाम बताया था। मेरे को अच्छा लगा देख करके कि अब हमारे जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इस लेवल तक है, हमारे सोल्जर्स तक, मतलब खाना तो खैर चीज है, वो अपने देश से, बाकी के जो देश से वो आसानी से जुड़े हुए हैं, अपने घर वालों से आसानी से जुड़े हुए हैं, वो वीडियो कॉल्स कर पाते हैं। आज़ादी के बाद भारत ने अपने उत्तरी पड़ोसी देश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जो कि एक ऐसा देश है जिसके हाथ भारत के सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, तो उस वक्त 1962 के टाइम पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्ण के मेनन करके, वो कभी ये इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे कि बहुत बड़े युद्ध के लिए हो जाएगा। ना तो उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी थी, ना उनकी कोई डिफेंस पॉलिसी थी, इसीलिए युद्ध के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी सत्ता में कौन है, आपके जो शासन है वो कर कौन रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर के हाथ में बहुत सारी पावर होती है, आज अगर कुछ चीज़ होती है, उनका एक स्टेप आपके पूरे भारत पे प्रभाव करेगा। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने कोशिश करी थी हमेशा से अपनी तरफ से कि हम दोस्ती के रिश्ते रखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअली आप देखिए कि हमारे लिए हमारा पड़ोसी कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने त्योहार में उनको हिस्सा बनाते हैं, हमारे घर में कोई खुशी होती है हम उनको हिस्सा बनाते हैं, हमारे घर में जो दुख होता है तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और ये सभी के साथ है। तो भारत का एक हमेशा से व्यू रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर पे भी हमें हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी है। और चाइना तो फिर भी हमारा पड़ोसी है, चाहे पाकिस्तान हो, तब भी जरूरत होती है अगर वो अपने जो कर्म है वो थोड़ा ठीक रखे, भारत को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो भारत आज भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। वही चीज़ है कि भारत ने यहाँ पे एक अग्रीमेंट भी करा था पंचशील के नाम से, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि हम कभी किसी को अटैक नहीं करेंगे, हम अब एक दूसरे के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल जो चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ है, आप उनको इंटरफेयर नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ थी। और इसी के टाइम पे उन्होंने एक नारा भी दिया था, इंदी चीनी भाई भाई के नाम से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में भी चीन का समर्थन किया, हालांकि तिब्बत पर चीन की कब्जे की घोषणा के बाद हालत, अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे चाइना को हमने सपोर्ट करा था, लेकिन जब उन्होंने तिब्बत पे कब्जा करना स्टार्ट करा, क्योंकि वो इलीगल था। ठीक है, अब कल आपके घर में आकर के, आपके पड़ोसी के घर में, आपके जो एक पड़ोसी है वो दूसरे पड़ोसी के घर में जाकर के चोरी करने लगे, उनके घर वालों को मारपीट करने लगे, तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अगर आपके सामने कभी किसी के साथ गलत हो रहा है ना और आप चुप हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। ये वहाँ पे उस टाइम पे लीडर थे दलाई लामा, तो जब उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट करा तो भारत में आ गए, भारत ने उन्होंने शरण दी थी। कौन सी जगह पे शरण दी थी? वो दी थी धर्मशाला में। माओ से तुंग ने तो यह तक कह दिया था कि तिब्बत के ल्हासा में हुआ विद्रोह भारतीयों के कारण हुआ था। तो इसकी वजह से जो वहाँ के लीडर्स थे, चाइना के जो लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, जो मिलिट्री मैन थे, वो ये कहना स्टार्ट कर दिए कि तिब्बत का जो उनकी जो हार है उसका बहुत बड़ा कारण भारत रहा है।
तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था तिब्बत का, कि भारत का और चाइना का आज का जो रिश्ता है वो बिगड़ चुका है। खैर अभी भी इंडिया बहुत चीज़ों को लेकर के चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा उनके साथ में ट्रेड है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो उनसे मिलते हैं, चीज़ें सही होती हैं, हमारे बहुत सारे जो, आपने एक वर्ड सुना होगा इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है इंडिया के वो लोग जो कि फॉरेन में रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए रहते हो, चाहे वो काम के लिए रहते हो, तो वहाँ पे जाकर के आप बोल कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है, तो इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, वहाँ पे जॉब भी करते हैं, और देखा जाए तो उससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होती है, क्योंकि वो इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं, यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी, अगर आप इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आपको पता होगा। खैर 1960 में चीनी प्रधानमंत्री जोंग एनलाई ने सुझाव दिया कि यदि भारत अक्साई चीन पर अपना दावा छोड़ दे तो चीन अरुणाचल प्रदेश, जिसे अब उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी कहा जाता है, तक अपना दावा छोड़ देगा। लेकिन नेहरू ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कि चीन का दोनों क्षेत्रों पर कोई वैध दावा नहीं है। भारत ने बोला, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि उनका तो दोनों पे ही कोई हक नहीं है, बल्कि चीन ने बोला था कि अगर आप यहाँ वाला छोड़ दोगे तो हम दूसरा आपका रहने देंगे। 1962 की गर्मियों के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें होती रही, जिसकी मैंने बताया कि हमारे 20,000 सोल्जर्स थे, अपनी तरफ से हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे फौजी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि वॉर जैसा हो सकता है। इवन हमारे जो उस वक्त के कुछ आर्मी के पर्सनल्स थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लद्दाख के, कि हमने जो वहाँ पे राउंड्स करे हैं, हमने वहाँ पे जाकर के जो अपने हथियार थे, मतलब जो गोली से फायरिंग वगैरह करी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो चाइना की आर्मी है, चाइना की फौज है, वो आगे आएगी। अच्छा, वो कौन थे? उनका नाम है जनरल जीएस ढिल्लन। इन्होंने, यानी कि जो हमारे मिलिट्री थे उस वक्त, जनरल थे, उन्होंने ये कह दिया था कि चाइना की जो आर्मी है वो रेडी ही नहीं है युद्ध के लिए, हम इतने प्रिपेयर्ड हैं। हमने उन पे फायरिंग करी, उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। और ये जो डाटा है ये कोई ऐसा वैसा डाटा नहीं, मैंने ऑफिशियल डाटा आपके सामने रखा है। खैर बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं हम डिस्कस कर सकते, बट आपको इतना समझना है कि क्या हालात थे, मतलब कि ना तो हमारी पॉलिटिशियंस, हमारे जो देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो इस चीज़ के लिए तैयार थे, और ना ही हमारी फौज तैयार थी। जब फौज की जो लीडर है अगर वही ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑफिशियल डाटा भी था, जैसे कि सीआईए उस समय संकलित किए गए सीआईए के गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन की क्षमताओं के बारे में भारत के अनुमानों ने उसे आर्थिक विकास के पक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं की अपेक्षा करने के लिए प्रेरित किया। ये दावा किया था कि अगर नेहरू के स्थान पर कोई अधिक सैन्य दिमाग वाला व्यक्ति सत्ता में होता तो भारत चीन से संभावित जवाबी हमले के खतरे पर सामना करने के लिए अधिक तैयार होता। अच्छा देखिए, इसको ना थोड़ा आसानी से समझते हैं। बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे आप देखेंगे कि लोग ये बोलते हैं कि भारत में अगर प्रधानमंत्री की जगह उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की जगह कोई और होता तो उनको या तो एयरफोर्स और नेवी को हमें अलाउ कर देना चाहिए था कि आप वहाँ पे जाके लड़ाई करिए। दूसरा, हम डिफेंस को लेकर के हमारे जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अगर वो हमारा और मजबूत होता और बड़ा होता तो हम वो युद्ध जीत जाते। इसके दो कारण हैं। भारत उसी वक्त आज़ाद हुआ था और भारत की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर थी उस वक्त, ऊपर से 5 साल भी देखा जाए तो ठीक से, खैर 5 साल तो हो गए थे। ये लड़ाइयाँ 1954 से जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में थे, क्लेम्स जो थे थोड़े थोड़े अच्छे बुरे, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो भारत देखा जाए तो उस वक्त ना तो इकोनॉमिकली इतना स्टेबलाइज आई था, और ना ही हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा यूज चाहते थे, हम अपनी इमेज बचाना चाहते थे। तो देखा जाए तो उस वक्त जो फैसले लिए थे वो ठीक भी थे, बट अगेन जब आप एक देश चला रहे होते हो तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, डिफेंस का भी रखना होता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसका अगर आपका देश फिर से किसी के कब्जे में आ जाए, है ना। खैर वो अलग चीज़ें हो जाती है कि जब हम सोचते हैं कि बहुत सारे फौजी शहीद हो जाएंगे, बहुत सारी घरों की खुशियाँ उजड़ जाएंगी और हमें नुकसान होगा, मतलब ना तो हम ये वो चीज़ें समझते हैं, भारत वो चीज़ समझता है कि अगर आप किसी को हर्ट करोगे, थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाओगे तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आज भी जो भारत है वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, एथिक्स को ध्यान में रख करके चलता है, ठीक है। तो इस जो लाइन में आप देखेंगे तो इसमें यही लिखा गया है कि सीआईए की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बोला था कि अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता जो मिलिट्री के लिए थोड़ी सी उसको नॉलेज होती, सैन्य की जिसको थोड़ी और नॉलेज होती, तो आज भारत वो युद्ध जीत चुका होता और जो भारत का कब्जा करा है चाइना वालों ने वो नहीं हुआ होता।
6 अक्टूबर 1962 को चीनी नेतृत्व की बैठक हुई। लिन बियाओ ने बताया कि पीएलए खुफिया इकाइयों ने यह निर्धारित किया है कि अच्छा वहाँ के जो सोल्जर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उन तक ये चीज़ें धीरे धीरे जा रही थी कि तिब्बत का हम कब्जा कर रहे हैं और जो भारत है वो इसके खिलाफ है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने उसको सपोर्ट नहीं करा और वहाँ पे तो जो फौज है, जिसकी अभी जो जनरल की बात आई थी, उन्होंने थोड़ी बहुत फायरिंग करी तो उससे उन्हें लगा कि अब हम खुद यानी कि जो भारत है वो चाइना पर हमला करने वाला है। चीनियों को क्या लगा, इनके जो चीन के लोग थे उनको लगा कि भारत चाइना पर कब्जा करने वाला है, सॉरी चाइना जो भारत है वो चाइना पर कब्जा करने वाला है, कब्जा तो खैर नहीं कह सकते, अटैक करने वाला है तिब्बत को लेकर के। यानी कि उनके दिमाग में ये था कि हम तिब्बत को तो बचाएंगे तो फिर हम तिब्बत पे कब्जा करना चाहेंगे, इसकी वजह से हमारी जो मिलिट्री है वो वहां पे तैनात है। ऑपरेशन लिगहॉर्न के नाम से 10 अक्टूबर को थामगा में चीनी ठिकानों पर हमला कर सकती है। चीनी नेतृत्व और केंद्रीय सैन्य परिषद ने भारत की कथित सैन्य आक्रामकता का दंड देने के लिए बड़े पैमाने पर, अच्छा उन्होंने बोला कि अब ये जो स्टार्ट कर रहे हैं इनको हम पनिशमेंट देंगे कि हम अब इन पे बड़े लेवल का वॉर स्टार्ट करेंगे। तो उनको लगा कि हम बड़े लेवल का कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने उल्टा हम पे अटैक कर दिया थोड़ी थोड़ी चीजों की वजह से। देखिए मैं आपको ना एक सिंपल चीज समझा देती हूँ। अब जो ईरान और इसराइल और यूएसए के बीच में जो चल रही है, आप सबने थोड़ा बहुत तो सुना होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ना तो कोई आपका दोस्त होता है ना तो कोई आपका दुश्मन होता है। कह सकते हैं कि भारत का दोस्त है, जापान भारत का दोस्त है, रशिया भारत का दोस्त है, कह देते हैं। मतलब ये तो आप सबको पता होगा कि यूएसए तो भारत का दोस्त नहीं है ना, ना पाकिस्तान यूएस भारत का दोस्त है। कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता है, सब टाइम टाइम की बात होती है। आज ईरान इसराइल में जो चीज़ें चल रही हैं अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। आप सब कहेंगे तो हम एक इसके बारे में वीडियो भी लेके आ जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ, मतलब विद टाइम अब वहाँ पे किसका शासन आया। अब एक टाइम, अब मुझे एक नॉर्मल सी चीज़ बताइए, आज कोई आपका दोस्त है, ठीक है, आज कोई आप जवानी में हो, 18 19 20 की आपकी उम्र है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाए कि आपकी खराब हो जाए, आप दूर हो जाओ, और 10 20 साल बाद जब आप 40 की उम्र में हो, ठीक है, तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत आ पाएगी कि आप उस इंसान को जान से मारने के लिए तुल जाओ, उसको पूरा बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो, है ना। तो फिर आपकी उस दोस्ती का क्या, जो वो इतनी घनिष्ठ दोस्ती थी 20 साल पहले। देखिए अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ बुरा भी मत करिएगा, ये तो इंसानी नेचर की बात होगी। ऐसे ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, अगर आपको किसी को बचाना है और उस नाम पे आप किसी के साथ इतना गलत कर रहे हैं, उसकी कई सदियां भुगतने वाली हैं वो चीज़ आप जो कर रहे हैं, किसी के घर की एक जान जाती है ना, तो उस इंसान को पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, तो आप तो लाखों जान ले रहे हो और आप नाम दे रहे हो कि हम तो इसलिए ये कर रहे हैं, वो तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअली भी अगर हम देखें या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देखें तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, हर इंसान को सिर्फ अपना कोई मतलब होता है, वो उस मतलब को पूरा कर रहा होता है। खैर माओ चीनी नेतृत्व ने युद्ध के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए एक निर्देश जारी किया, पूर्वी क्षेत्र में एक मुख्य हमला किया जाएगा। खैर ये थोड़ी छोटी डिटेल्स हैं कि एक छोटे हमले के साथ किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में चीनी के दावे वाले क्षेत्रों को मौजूद सभी भारतीय सैनिक को खदेड़ दिया जाएगा और युद्ध का अंत चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम और वापसी के साथ होगा, जिसके बाद बातचीत की मेज पर वापसी होगी। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त थी और चीन एक बड़ी, अच्छा एक और रीजन इसका बताया जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस वक्त इस लड़ाई को इसलिए भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो यूएनओ का पार्ट बनना चाहते थे। खैर वो पॉलिटिशियंस की चीज़ है और उस लेवल की चीज़ है, बट कुछ कारण रहे होंगे कि अगर आपके हाथ में पावर है और आप उसका यूज़ नहीं कर पाए। किसी मूवी का ये डायलॉग है कि गलत तब नहीं होता अगर आपके पास पावर नहीं और आप ना करें, अगर आपके पास पावर है कुछ करने का और फिर आप नहीं कर पाए तो बहुत गलत हो जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त थी और चीन एक बड़ी सैन्य शक्ति के साथ एक आक्रमणिक के रूप में चित्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक संयोजित युद्ध भारत के साथ कम से कम 30 वर्षों की शांति की गारंटी देगा और लागतों की भरपाई के लिए लाभों की निर्धारित किया जाएगा। खबरों के मुताबिक चीन ने हांगकांग की बड़ी मात्रा में भारतीय रुपए खरीदे, जिसका मकसद कथित तौर पर युद्ध की तैयारी की। अच्छा ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप डिटेल्स से पढ़ सकते हो क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर बच्चे स्किप करते हुए चले जाते हैं। बट मेरा इन वीडियोज़ को आप सबके बीच लाने का एक पर्पज़ था कि आप सब उन युद्ध के बारे में जाने जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने
अपना कंट्रीब्यूशन दिया, शहीद हुए। भारत किन कठिनाइयों से निकल करके आज वहाँ पहुँचा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो देश है ये आप सबके हाथ में है। अगर आप फ़ौज में भी नहीं लगेंगे तो आप किसी और फ़ील्ड में जाएँगे, है ना? तो आपको पता हो कि आज हमारे पास जो चीज़ें हैं, उनकी वैल्यू क्या है? वो चाहे 1947 का वॉर हो, 1962 का हो, ठीक है? इन लड़ाइयों में भारत ने क्या खोया है ये आपको पता हो। 12 अक्टूबर को नेहरू ने घोषणा की कि उन्होंने भारतीय सेना को एनईएफए में भारतीय क्षेत्रों को चीनी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने का आदेश दिया है। व्यक्तिगत रूप से कॉल से मुलाकात कर उन्हें निर्देश जारी किए। 14 अक्टूबर को पीपल्स डेली में एक संपादकीय में चीन की ओर से भारत को अंतिम चेतावनी जारी की गई। ये वो सारी डिटेल्स ही हैं कि कब क्या हुआ, कैसे लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, कब छोटे-छोटे जो इंसिडेंट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो वो आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। एक था फॉरवर्ड पॉलिसी, ये इंडिया की थी फॉरवर्ड पॉलिसी, मैं आपको दिखा देती हूँ। भारत ने अग्रिम नीति अपनाई शुरू की, जिससे तहत उसने विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और गश्ती दल भेजना स्टार्ट करा। तो भारत की तरफ से अगर एक चीज हुई थी, पंचशील अग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद हुआ था फॉरवर्ड पॉलिसी। इसका मतलब ये था कि इंडियन सोल्जर्स को वहां पे डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच बहुत सारे जो भारतीय सैनिक थे वो सीमा के पार जाकर के भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। इसके अलावा भारतीय नेतृत्व को यह विश्वास नहीं था कि चीन हमला करेगा, जिसकी मैंने बोला कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इस चीज़ के लिए, सोच भी नहीं सकते थे कि चीन हमला करेगा, लेकिन करा और चीज़ें बहुत गलत हुई। विवादित क्षेत्रों में सेना भेजने से पहले भारतीय योजनाओं में खामियां थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 3000 भारतीय शहीद हुए थे और 1000 घायल थे। सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत के 20,000 फौजियों ने चाइना के 80,000 फौजियों से लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में चीन और भारत दोनों ने ही अपनी नौसेना या वायुसेना, जिसकी मैंने बताया कि भारत की एयरफोर्स और नेवी उस टाइम पे चाइना की से ज़्यादा स्ट्रांग थी। चाहते तो कर सकते थे और ये जो युद्ध था वो जीत में बदल सकता था, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंस होते शायद हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज बन जाती, है ना। भारत को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है जब एक युद्ध होना स्टार्ट होता है, तो सिर्फ हमारी मिलिट्री हार्म नहीं होती, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। अब जिसकी मैंने आपको बताया था, उस वक्त के मेनन जो थे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे और इस युद्ध की हार के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस हार का एक और परिणाम यह हुआ, अच्छा एक और आपने चीज़ देखी होगी, जैसे कि हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, डीआरडीओ है रिसर्च को लेकर के, और मेड इन इंडिया जब से स्टार्ट हुआ है तो भारत ने अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करके हमने अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश करी है। बहुत अच्छे से हम उसको कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट के नाम से, हम चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, ठीक है, नए नए हम जो प्लेन्स हैं उनको खरीदते भी हैं, है ना, बना भी रहे हैं। सबमरीन्स हैं, नेवी की जो हमारी चीज़ें हैं वो बना रहे हैं। इनफैक्ट हम जो अपने सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को हम बिल्ड करते जा रहे हैं और अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो खैर वुमेंस को भी हमने उस चीज़ में लाना स्टार्ट कर दिया है। कॉम्बैट रोल्स में आप सबने सुना भी होगा। आर्मी भी हमारी बहुत अलग तरह की जो कोर्स, उनमें अलग अलग तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इंजीनियरिंग कोर। तो इंडिया अब अपने आप का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है कि किसी भी हालत में भारत को कोई भी युद्ध हो जाए वो चाहे जितना ही होगा। प्लस अगर भारत पे कोई आंख उठा के भी देखेगा तो हमें उसका जो बदला है वो कैसे लेना है, ठीक है। तो 1962 के वॉर से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमें हारना पड़ा, जो हमारी जगह थी, जो हमारे भारत का पार्ट था, वो हमें गंवाना पड़ा। बट मैं जब फौजी बनना चाहती थी, मैं जब सोचती थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगी, बहुत लंबे टाइम तक मेरा वो सफ़र भी रहा, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी कि एक दिन भारत ने जो चीज़ें खोई है, खासकर चाइना को लेकर के, कि एक दिन हम वो चीज़ें वापस हासिल करेंगे और मेरा कुछ तो उसमें रोल होना चाहिए। बट मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया है, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूँगी कि अपनी जब चीज़ हम गंवाते हैं ना तो बहुत दुख लगता है। आपकी जो आने वाली जनरेशन हो उसको ये चीज़ें पढ़ने को मिले कि हमारा जो भारत का चाइना का चीज़ें हुई थी, उसके बदले में भारत ने वापस वो चीज़ें कैसे हासिल करी और उसमें किन किन लोगों का हाथ था। तो अगर आप सब इतने मोटिवेटेड हैं फ़ौज को ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे प्रॉमिस करिए कि एक दिन आप फ़ौज ज्वाइन करेंगे और चाइना ने हमारे से जो हमारी जगह छीनी है, हमारा जो भारत का पार्ट छीना है, आप वो सब वापस हासिल करेंगे।
प्यार से, आराम से, है ना? ठीक है। चलिए आज का सेशन हम ओवर करते हैं। इस लड़ाई ने, इस चीज़ ने हमको बहुत कुछ सिखाया, है ना? अब लॉन्ग टर्म में हमें जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे डिफेंस की हो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हर एक हार ना जब ज़िंदगी में होती है, जब आपके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो उस चीज़ को लेकर के ना डिमोटिवेशन होता है। देखिए मैं उस खुद से उस सफ़र से निकली हूँ, है ना? आप जब हासिल कर लोगे तो बहुत सारे लोग आपको माला पहनाने आ जाएँगे, बहुत सारे लोग आपके लिए ताली बजाने आ जाएँगे, लेकिन जब आप हारोगे तो आप अकेले हारोगे, आप अकेले कमरे में बैठ के रोओगे, ठीक है? छत पे जाके रोओगे, बहुत कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको फिर आँसू पोंछ कर ये सबके सामने आना पड़ेगा, स्माइल करके रहना पड़ेगा। तो इस ज़ोन से अगर आप निकल जाएँगे, इस चीज़ को अगर आप अच्छे से डील कर लेंगे, तो जब आप दोबारा मेहनत करने जाएँगे ना, तो देखिए एक तो होता है वो रोने वाला फ़ेज़ और एक होता है दोबारा मेहनत स्टार्ट करने का फ़ेज़। इसके बीच में ज़रूरी है कि आप टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, अपने परिवार को टाइम दें, आप समझें कि आपने कहाँ गलती करी, कैसे गलती करी। मैं मानती हूँ किस्मत होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है किस्मत, वो अपना रोल निभाएगी, आपको अपना रोल निभाना है। आपको वक़्त देना है चीज़ों को, समझना है, भगवान में विश्वास रखिए। एक लाइन मेरी हमेशा याद रखना कि अगर आप मेहनत करोगे ना, आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता है। कभी भी कोई भी आपसे आपकी मेहनत नहीं छीन सकता। आप सबने सुना होगा कि हमारा जो ज्ञान होता है ना, वो कोई बाँट नहीं सकता हमसे। तो आपसे अगर आप आज मेहनत कर रहे हो, आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, है ना? लेकिन थोड़ा और वक़्त दीजिए, थोड़ा और वक़्त दीजिए, अपनी मेहनत कंटिन्यू करिए। आप जिस चीज़ के लायक हो, भगवान को आपको जहाँ पहुँचाना होगा वो पहुँचा देंगे। तो अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए और कभी ना अपने मन में किसी के लिए जेलस फ़ील मत करिए। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा। अगर आप इस सफ़र में हैं, आप चाहते हैं, ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कामयाब होना, तो कामयाबी का मतलब सिर्फ़ एक नौकरी नहीं होता है, कामयाबी का मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनना। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपनी क्वालिटीज़ इम्प्रूव करिए। एक बहुत अच्छे इंसान बनिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए अच्छे रहिए, बुरे मत, अगर आपको अच्छा नहीं बन सकते तो कम से कम बुरे मत बनिए। और फ़ौजी बनना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपका दिल बहुत साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिल है ना, ये एकदम देश के लिए धड़केगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ देश के लिए धड़केगा। तो ये दिल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, अगली सेशन तक वेट करिए। अब हमारी अगली वीडियो आएगी थर्सडे को, थर्सडे या फ्राइडे में आपको मिल जाएगी। किस वॉर के बारे में मिलेगी वो, ये मुझे आप सब कमेंट सेक्शन करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।